नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र की जो प्रकृति हम पढ़ रहे थे, हमने माइक्रो कंप्लीट कर दिया है। वो दोनों देख सकते हैं, माइक्रो की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं, उसका यूज़ क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, सारी चीज़ें देख चुके हैं। आज से हम करीब 3 वीडियो में देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेचर, अर्थ क्या है, क्यों आया, समस्याएं क्या हैं, इसकी मतलब सीमाएं क्या हैं, उपयोगिता क्या है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अखिल व्यापक अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या मतलब होता है, कहाँ से शुरू हुआ। 1928-29 की आप विश्वव्यापी मंदी जानते हैं, बहुत फेमस हुई थी, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया है। तथा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के पूर्व अपूर्ण रोजगार के सिद्धांत की विफलता और प्रोफेसर कीन्स की पुस्तक बड़ी अच्छी है, इसको ध्यान रखिएगा। द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन से व्यापक अर्थशास्त्र को अधिक प्रोत्साहन मिला। दो कारण थे, 1928 की विश्वव्यापी मंदी पड़ गई, दूसरा जो प्रतिष्ठित का मतलब जो तो पुराने वाले हैं, क्लासिकल होते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्री का जो ये पूर्व नहीं है, पूर्ण लिखा है, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार के सिद्धांत जो है विफल हो गए, ठीक है। उसके बाद में प्रोफेसर कीन्स ने पुस्तक लिखी, 3 कारण हुए, विश्वव्यापी मंदी हो गई, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के जो पूर्ण रोजगार का सिद्धांत था वो विफल हो गया क्योंकि वो उनके विचार ठीक नहीं थे, है ना। उसके बाद प्रोफेसर कीन्स ने एक पुस्तक लिख डाली जिसको बोलते हैं द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये कब आई तो ध्यान रखिएगा, 1936 में। पुस्तक की डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, 1936 में आई। इसके बाद से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र की नींव पड़ी और ये अलग अर्थशास्त्र के रूप में, अलग सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ठीक है। पहली बात हो गई। कीन्स के अनुसार, कीन्स क्या कहते हैं, राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। यद्यपि कीन्स ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन को भी महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई दिक्कत हो रही है, आर्थिक समस्याएं आ रही है, आर्थिक सिद्धांत बनाने हैं, ठीक है, आर्थिक विचार रखने हैं, नियम बनाने हैं, विश्वव्यापी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका अध्ययन अलग किया जाना है। और वो जो अध्ययन होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा, व्यापक अर्थशास्त्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र में होगा। लेकिन कीन्स ने यह भी कहा कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र अलग, उसको भी अलग करके रखा जाएगा और इसका महत्व उतना ही होगा जितना मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, क्योंकि इसके बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हमें यहीं से सीखने को मिलती हैं। अब देखिए नीचे क्या है, मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है। ये मैक्रो शब्द देख लीजिए, जिसका अर्थ क्या होता है, बड़ा, मतलब बिग। इस विश्लेषण में सामूहिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है, उसमें इंडिविजुअल का करते थे, इसमें सामूहिक, बहुत सारे इंडिविजुअल को मिला करके इसमें अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे सामूहिक अर्थशास्त्र यानी एग्रीगेट इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी शाखाएं क्या है। तो इसकी परिभाषा देखिए, प्रोफेसर बोल्डिंग ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी, बहुत मस्त परिभाषा दी, इसको समझिए, बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और देखेंगे, प्रोफेसर शुल्ज की परिभाषा देखेंगे, लेकिन इसी से आपको समझ में आ जाएगा। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। व्यक्तिगत का किस में किया जाता था, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बल्कि इन मात्राओं का योग का अध्ययन किया जाता है, इनके योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं होता है बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं होता है बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं होता है बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। इसी प्रकार शुल्ज भी कहते हैं, शुल्ज भी कहता है, क्या कहता है, व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य जो यंत्र है, टूल है, वो राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, क्योंकि अंततः राष्ट्रीय आय ही हमारे पास निकल के आती है। चाहे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें या फिर कोई सिद्धांत बनाएं, ठीक है, या आय की बात करें, ठीक है, और कीमत की बात करें, अंत में क्या आता है, वही बात आती है, राष्ट्रीय नेशनल इनकम जो होता है उसी का एनालिसिस किया जाता है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली जाती हैं। अब देखते हैं व्यापक अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है, सॉरी शाखाएं क्या है, ब्रांचेस। उसकी भी ब्रांचेस हमने देखी थी, इसकी ब्रांचेस देखते हैं, इसकी 4 ब्रांचेस यहाँ पर दी गई हैं। पहला, आय तथा रोजगार का सिद्धांत। इसमें आय का सिद्धांत क्या है, इसमें अध्ययन करते हैं रोजगार, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें रोजगार का सिद्धांत पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बात की थी, लाभ का सिद्धांत, किसी कीमत का निर्धारण कैसे होगा, वितरण, ठीक है, ब्याज का सिद्धांत, लगान का सिद्धांत अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, कीमत तथा स्फीति। अब आप कहेंगे कीमत इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें कौन सी कीमत है, इसमें उपभोग फलन सिद्धांत, निवेश फलन सिद्धांत, व्यापार चक्र और स्फीति, जो इन्फ्लेशन होता है ना, उससे रिलेटेड। और इन्फ्लेशन का अध्ययन क्या करते हैं, इंडिविजुअल के लिए करते हैं, नहीं, पूरे देश के लिए करते हैं, उसकी इकोनॉमी के लिए करते हैं,
आर्थिक विकास का सिद्धांत इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो थ्योरीज हैं इसमें हम करते हैं। जब हम डेवलपमेंट इकोनॉमी पढ़ेंगे ना तो उसमें हम आर्थिक विकास के सिद्धांत बहुत सारे पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का हो गया, शुम्पिटर का हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, उनके सबके अध्ययन करेंगे इसमें। वितरण का वृहत सिद्धांत, यहाँ वितरण किसकी बात हो रही है? यहाँ वितरण वो वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ व्यापक स्तर पर जो हो रही है उसकी बात की जा रही है, ठीक है, जो व्यापक स्तर पर की जाती है। तो इन सब का हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम व्यापक अर्थशास्त्र के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसको अलग क्यों रखा है? तो इसलिए रखा है क्योंकि उसको हमने कर्व के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, उसको जरूर देखिएगा। बाय बाय।